नमस्कार, पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार में आपका स्वागत है। हमारे खास शो खास मुलाकात में अब तेजी से दुनिया में बदलाव आ रहे हैं। डिजिटल क्रांति आने के बाद अब मनोरंजन क्षेत्र में काम करने के लिए तमाम संभावनाएं निर्मित हो गई हैं। पहले लोग सिर्फ फिल्मों में काम करने के लिए मुंबई जाते थे, लेकिन अब बहुत सारे क्षेत्र हैं जहां पर युवाओं को काम मिल रहा है। मसलन OTT प्लेटफॉर्म आने के बाद डिजिटल जो प्लेटफॉर्म है उस पर बहुत सारा काम बढ़ गया है। आप न्यूज़ के क्षेत्र में स्क्रीन के लिए बहुत सारा काम कर सकते हैं, एड इंडस्ट्री में बहुत सारा काम कर सकते हैं। ऐसे में इन नई संभावनाओं के साथ युवाओं को किस तरह जोड़ा जाए, इस खास मुलाकात में हम एक ऐसे ही विशेषज्ञ के साथ बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह जो युवा जाना चाहते हैं इस क्षेत्र में वो किन तैयारियों के साथ जाएं और उन्हें अपने आप में क्या बदलाव लाने चाहिए। हमारे इस शो में खास तौर पर मुंबई से हमारे बीच मौजूद हैं रूपाली राहुल, जो पिछले 9 वर्षों से भारतीय सिनेमा जगत में काम कर रही हैं। उन्होंने तमाम टीवी शोज़ या एडवर्टीजमेंट इंडस्ट्री में बहुत सारा काम किया है। 9 वर्षों का उनका अनुभव है स्क्रीन का और वो समझती हैं इन चीज़ों को। तो आज हम चाहेंगे कि वो इस शो के ज़रिए हमारे यंगस्टर्स को बहुत सारी बताने की कोशिश करें। बहुत स्वागत है रूपाली आपका। थैंक यू। इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा था। पहले तो यही कि जितना इंट्रोडक्शन मैंने दिया उतना अभी काफ़ी नहीं है। पहले तो दर्शकों को थोड़ा सा हम आपके बारे में ही चाहेंगे कि आप खुद बताएं कि कैसे आपकी जर्नी शुरू हुई थी और अभी इस जर्नी में क्या क्या अचीवमेंट्स आपको मिले हैं। तो मैं ब्रीफ बता देती हूँ। मैंने स्कूलिंग किया था 12th तक केंद्रीय विद्यालय से पढ़ी हूँ। मैं छतरपुर से ही हूँ जी। तो मैंने स्कूलिंग किया KV से। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन किया था इंदौर से मल्टीमीडिया से। तो उसके बाद मैं बॉम्बे गई थी 2013 में। वहाँ से मैंने एक डिप्लोमा कोर्स किया था डायरेक्शन का। 4-4.5 साल मैंने डायरेक्शन किया। उसके बाद मैंने एक्टिंग किया थिएटर से शुरू। जी। तो ये ऊपरी था। हाँ। डिटेल में ये कि मुझे शुरू से ही एक्टिंग का शौक था। बचपन से ही मेरे घर वालों को भी लगता था हाव भाव देख करके शायद ये ऐसा ही कुछ करेगी। तो उनका हमेशा से सपोर्ट था कि इस इंडस्ट्री में ही तुमको कुछ करना है। तो स्कूलिंग के बाद मैंने जो ग्रेजुएशन मल्टीमीडिया चूज़ किया वो ऐसा ही था कि कुछ ना कुछ ये रिलेटेड होगा इस फील्ड से। तब प्रॉपर गाइडेंस नहीं था या पता नहीं थी चीज़ें, आप ऐसा बोल सकते हैं। तो वो ज्वाइन किया। उसके बाद इंदौर में जब मैं ग्रेजुएशन कर रही थी तब वहाँ पे एक हमारा ग्रुप बना था। हाँ। जो कि फिल्म मेकर्स का ग्रुप था। तो वहाँ से फिल्म मेकिंग की मेरी जो पढ़ाई थी एक तरह से वो वहाँ से शुरू हुई थी। हम वीडियोस बनाते थे, शॉर्ट फिल्म्स बनाते थे। तो वो बोल सकते हैं आपके इस इंडस्ट्री की जानकारी शुरुआत वहाँ से हुई थी। टर्निंग पॉइंट वही था। टर्निंग पॉइंट बोल सकते हैं। फिर वहाँ से धीरे धीरे करके कुछ लोग बॉम्बे गए। उसके बाद मैं भी गई। फिर मैंने डायरेक्शन का कोर्स किया। 4 साल डायरेक्शन में काम किया एज असिस्टेंट डायरेक्टर्स और फीचर फिल्म्स की हैं, शॉर्ट फिल्म्स की हैं। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। तो वो था। उसके बाद फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे एक्टिंग करनी है और उसके लिए क्योंकि कोई भी चीज़ आपको ज़ीरो से शुरू करनी होती है। तो मुझे डायरेक्शन का बहुत अच्छे से नॉलेज हो गया था, फिल्म मेकिंग का, लेकिन एक्टिंग के बारे में नहीं पता था। तब तक मुझे लगता था कि एक्टिंग तो ठीक है, जब करनी होगी कर लेंगे, आ जाएगी, लेकिन नहीं आती है। एक्टिंग पढ़नी होती है, वो भी सीखने वाली चीज़ होती है। तो फिर मैंने थिएटर से एक्टिंग सीखना शुरू किया। उसके बाद फिर मैं इस दौरान इन 9 वर्षों में क्या कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स रहे जिनके साथ जुड़ने का अवसर मिला? कुछ उपलब्धियां ऐसी रही? हाँ, कुछ हैं जिनको मैं अचीव, हालांकि वो छोटी सी चीज़ें लेकिन वो मेरे लिए अचीवमेंट है। जैसे कि डायरेक्शन में मैंने कुछ 5-6 फीचर फिल्म्स की हैं। एक डायरेक्टर है नीरज पाठक, जो भैया जी सुपरहिट फिल्म है वो बनाई थी उन्होंने, सनी देओल वाली। और प्रियंका तन्वर है, वो आमिर खान प्रोडक्शंस में काफ़ी टाइम से हैं, वो हैं। और राम गोपाल वर्मा हैं जो काफ़ी पुराने, सब जानते हैं उनको। उनके साथ मैंने एक प्रोजेक्ट किया था वीरप्पन। तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। और उस प्रोजेक्ट में क्या हुआ था, उसी प्रोजेक्ट के दौरान शायद उन्हें मेरा काम पसंद आया था, ऐसा कुछ था। तो उन्होंने अपनी अगली फिल्म के लिए सारे असिस्टेंट डायरेक्टर्स में से मुझे चूज़ किया था, जो कि शायद उनके उस ग्रुप में एक बड़ी बात थी कि इतने सारे लोगों में सबको चांस मिलता है लेकिन लड़की को पहली बार चांस मिला है। तो उनको लगा कि हाँ ये बहुत है, इसके अंदर वो चीज़ है, ये पैशन है, करना चाहती है। तो उन्होंने इस फिल्म के लिए चुना था। हमने थोड़ा सा काम भी किया था, समहाउ वो काम नहीं कर पाई चीज़। तो यस, वो एक बड़ा अचीवमेंट था कि उन्होंने रिकॉग्नाइज किया, वो बड़ी बात थी काफ़ी उनके साथ काम करना। तो यस, डायरेक्शन में यही था। उसके बाद जब मैंने एक्टिंग थिएटर में शुरुआत की
तो नाटक किए हमने, काफ़ी सारे नाटक हैं। उसमें से एक शिव कुमार सुब्रमण्यम है, एक नाटक उनका, और उनकी वाइफ है दिव्या जगदले, एक्टर हैं वो, दोनों एक्टर हैं। और सर ने काफ़ी सीनियर पर्सन है इंडस्ट्री के, अब तो नहीं है, उनके साथ उनके नाटक में काम किया। वहाँ पे भी बॉम्बे में एक जगह है थिएटर, पृथ्वी थिएटर, जो काफ़ी मानी हुई जगह है, तो वहाँ पे हमने शो किया। तो वो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था। बड़े बड़े लोगों से उस तरह का अप्रिसिएशन मिलना, वो एक बड़ी बात है। नसीर सर आपका शो देखने आ रहे हैं, वो एक बहुत बड़ी बात है। छोटे शहर के लोगों के मन में यही चीज़ें होती हैं ना कि काश ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। हालांकि जब आप उस प्रोसेस में पहुंच जाते हैं तो ये सारे मिथ्स आपके टूट जाते हैं, क्योंकि हम सब एक ही पेज पे होते हैं, अपना अपना काम कर रहे होते हैं, हर कोई, चाहे वो बड़ा आदमी हो, छोटा आदमी हो, छोटा बड़ा नहीं होता बेसिकली। तो हाँ, पर कुछ अच्छे अच्छे लोगों से रिकॉग्निशन मिली, अप्रिसिएशन मिला, तो ये बड़ी बात है। और जैसे प्लेस किए हैं मैंने, थिएटर किए हैं, और एड्स किए हैं कुछ। एक बिग बास्केट का ऐड है जो टीवी पे भी आता है, प्रिंट में भी आया है, डिजिटल भी है, और अमेज़ॉन पे का एक ऐड है वो आने वाला है, और डिजिटल एड्स हैं कुछ, shadismart.com, नवी ऐप, एक और ऐड है टीवीसी हल्दीराम्स का है, HP प्रिंटर का है। मतलब इस तरह की कुछ चीज़ें हैं, कुछ आ चुकी हैं, कुछ आने वाली हैं। एक अच्छी बात आपने बीच में कही कि जब आप वहाँ पहुँची तो आपको लगा कि एक खुशी का लम्हा ये होता है छोटे शहरों में, यानी छोटे शहर से जो लोग जाते हैं। लेकिन अभी थोड़ा दौर ये बदल रहा है। अभी बहुत सारे लोग जो हैं वो स्मॉल टाउन से ही मुंबई में न सिर्फ पहुँच रहे हैं बल्कि बेहतर काम भी कर रहे हैं। क्या संभावनाएं आपने देखी पिछले 9 वर्षों में, किस तरह से बदलाव आया और मौके बने हैं वहाँ पर? हाँ, मौके तो क्लियरली बने ही हैं, क्योंकि बहुत बड़ा रीज़न है OTT का आना। पहले क्या होता था, हमें लगता था कि फिल्म्स होंगी, फिल्म्स कैसे मिलेंगी, सिर्फ बड़े बड़े लोगों को ही मिलती हैं जिनके पास कॉन्टैक्ट्स हों या जो फिल्म इंडस्ट्री के ही हैं। पर अब ऐसा नहीं है, क्योंकि प्लेटफॉर्म बढ़ गए हैं, तो जितने भी कलाकार हैं हर क्षेत्र में, चाहे वो एक्टर हो, डायरेक्टर हो, राइटर हो, कोई भी हो, तो उनके लिए, सबके लिए मौके खुल गए, क्योंकि उतने सारे चैनल्स हैं आपके पास देखने के लिए। तो वो चीज़ तो बिल्कुल आसान हुई है हम लोगों के लिए, तो बहुत अच्छी बात है ये। इस तरह से जी, जिस तरह से डिजिटल क्रांति के बाद छोटे शहर के जो लोग हैं वो वहाँ अपने सपने पूरे कर पा रहे हैं, क्या जो चुनौतियाँ हैं अब वो पहले के मुकाबले कम हो गई हैं? जिनको हम शुरुआत में कहा करते थे कि भाई वंशवाद है, एक ही तरह के लोग हैं, या कुछ सीमित चिन्हित घराने हैं जिनको काम मिलता है, क्या वो कम हुआ है थोड़ा बहुत? बिल्कुल कम हुआ है। और इसका रीज़न है क्योंकि पहले हमें गिने चुने चेहरे ही देखने मिलते थे। अब जब हमारे पास OTT है तो हमें बाहर के भी चेहरे देखने मिलते हैं, नए चेहरे। तो ये तो साफ बात है कि हाँ, चेंज आया है, वो बहुत अच्छा चेंज आया है। आप खुद OTT के लिए कुछ काम कर रही हैं, आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं। इस सेक्टर में जो लोग काम कर रहे हैं या आना चाहते हैं, उनको किस तरीके से प्रवेश लेना चाहिए, या क्या उनकी तैयारी होनी चाहिए इस क्षेत्र में आने के लिए? तो जैसे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, उसमें फिल्म्स हो गई, म्यूज़िक हो गया, किसी भी तरह की जो भी आपको एंटरटेन करती है, तो लोगों के अंदर एक तो ये मिथ है कि उस चीज़ को लाइटली लेना बंद करें। पहले तो, और उनको ये पता होना चाहिए कि उनको करना क्या है। अगर नहीं भी पता है, वो एक्सप्लोर करना चाहते हैं, कई बार नहीं पता होता है कि हमें करना क्या है, जानना चाहते हैं, तो उस चीज़ को जानें, उसकी पढ़ाई करें। स्पेशली जैसे क्योंकि मैं एक्टर हूँ तो एक्टिंग के बारे में बता पाऊँगी। अगर एक्टिंग करनी है तो पहले एक्टिंग को समझें, होता क्या है एक्टिंग, फिर एक्टिंग को सीखें, जानें कैसे होता है, पूरा प्रोसेस देखें कैसे होता है। उसके बाद उसके प्लस माइनस दोनों चीज़ें आप देखें, क्या फ़ायदा होता है आपको, एज पर्सन आपकी ग्रोथ कैसे होती है, एज एक्टर कैसे ग्रोथ होती है। आप फिल्म्स में आना चाहते हैं, वेब सीरीज़ में, टीवी में, आजकल बहुत सारे मीडियम्स हैं, प्रिंट भी काफ़ी अच्छा मीडियम है। तो किस तरह से आप आना चाहते हैं उसकी पढ़ाई करें, तैयारी करें, प्रॉपर तैयारी करें। यस, अच्छे पॉइंट्स और नेगेटिव पॉइंट्स दोनों आप लिखें। तो यस, प्रॉपर तैयारी के साथ। इनके संस्थानों के बारे में भी थोड़ा सा बताइए, क्योंकि बहुत सारे यंगस्टर्स हैं, उनको लगता है कि हम एक दिन ट्रेन में बैठेंगे, सुबह मुंबई उतरेंगे और वहीं पे कहीं चाय पी रहे होंगे तो कोई डायरेक्टर हमसे कहेगा कि आजा मेरी फिल्म में एक्टिंग करेगा क्या? क्या ऐसे होगा? जैसा दिखता है, हाँ। आजा। तो ये जो मिथ थे, पहले ऐसा होता भी था, शायद 1-2 एग्जाम्पल ऐसे हैं भी रियल लाइफ के। क्या ये इतना सिंपल है या फिर एक बहुत बड़ी तैयारी इसके पीछे करनी पड़ती है? ये सिंपल उन लोगों के लिए हो सकता है जिनके साथ ऐसा हुआ हो, और शायद वो इतनी भीड़ में इक्का दुक्का हो भी सकता है, ज़रूरी नहीं है। पर इसके लिए तैयारी ही एकमात्र ऑप्शन है, एकमात्र चीज़ है जो तैयारी है।
कि पहले तो हम पता करें हमें करना क्या है, एक्टिंग करनी है, डायरेक्शन करना है, उसके इंस्टीट्यूट्स देखें। आजकल तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स मैं वही चाहता हूँ कि वो थोड़ा विस्तार से बताइए कि वो तैयारी का प्रोसेस क्या है। तो पहले तो हम पढ़ाई करें, पढ़ें, जैसे साहित्य को जानें, उससे हमें नॉलेज मिलेगी। और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है, FTII है, पुणे में है, और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं। लोग आजकल पर्सनल वर्कशॉप्स भी लेते हैं। तो इस तरह की वर्कशॉप्स या इस तरह के जो स्कूल्स होते हैं, आजकल बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। कई सारे स्कूल्स में भी, जो स्कूल्स होते हैं 12th तक, वहाँ पे भी ड्रामा को या एक्टिंग को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। तो वहाँ पे ही उस चीज़ को लेकर ओपन रहें, वहाँ जाएं और सीखें। तो ऐसा नहीं है, पहले ऐसा था कि चीज़ें थी नहीं करने के लिए। अब अगर आप करना चाहते हैं तो पहले तो आप ओपन हो जाएं चीज़ों को लेकर, और आप ढूंढेंगे तो आपको ज़रूर सीखने के लिए बहुत सारे माध्यम मिलेंगे। तो आई एम श्योर आप वहाँ पहुँच जाएंगे। ठीक है, एक लड़की के तौर पर भी एक सवाल आपसे अलग से बनता है कि लड़के और लड़की दोनों के लिए क्या चुनौतियाँ भी अलग अलग हो जाती हैं? और जहाँ से आप बिलोंग करती हैं, जिस बुंदेलखंड से आप मुंबई पहुंची हैं, वहाँ की लड़कियों के लिए खास तौर पर कितनी चुनौतियाँ हैं या कितनी सीमित संभावनाएं आप देखती हैं? और अगर लड़कियाँ ये बात आपकी सुन रही होंगी तो उन्हें क्या करना चाहिए? तो आई थिंक चुनौतियाँ दोनों के लिए ही होती हैं, लड़के लड़कियाँ दोनों की। लड़कियों की चुनौतियों के बारे में ये है कि पहले तो वो स्पेशली एक्टिंग को लेकर बहुत ज़्यादा मिथ होता है कि सीरियसली नहीं लेते हैं, और इस फील्ड को बुरा माना जाता है, जो कि मुझे पर्सनली बहुत बुरा लगता है, क्योंकि मैं भी एक फिल्म मेकर हूँ, एक एक्टर हूँ। तो हर जगह बुरे लोग नहीं होते हैं, अच्छे लोग बुरे लोग दोनों होते हैं। तो पहले तो उस चीज़ को सीरियसली लिया जाए। उस अगर कोई बनना चाहता है, करना चाहता है, तो उस चीज़ को रखा जाए कि हाँ ये कुछ करना चाहते हैं, तो इसमें उसका सपोर्ट किया जाए। और लड़कियां भी इस बात को समझें कि अगर उनको उस चीज़ को करना है तो उसके लिए वो पढ़ाई करें, जानें किस तरह से वो कर सकते हैं। सिर्फ आउटर अपीयरेंस में नहीं फंसे रहना, जो ज़्यादातर लोगों के साथ होता है कि हीरोइन बनना है, मेकअप करना है, ऐसे कपड़े पहनना है, वो करना है। ये सारी चीज़ें होती हैं, सबको अच्छा लगता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक्स्ट्रा होती हैं। तो क्या होता है, सेकेंडरी चीज़ों को पहले रख लेते हैं, और जो अंदर से हमारी बदलाव आनी चाहिए, तैयारी, उस पर हम ध्यान नहीं देते हैं। तो अंदर की तैयारी पे ध्यान देना ज़रूरी है। पढ़ना बहुत ज़रूरी है, पढ़ना मैं बार बार बोलूँगी, क्योंकि बहुत कुछ सीखते हैं। पढ़ना ज़रूरी है, अच्छे लोगों से बात करना ज़रूरी है, जिनको एक्सपीरियंस है उनसे बात करना ज़रूरी है। आई थिंक यस। आप एक बात को आप कहते हुए निकल गई, मैं चाहता हूँ थोड़ा सा उस पर विस्तार से हम रोशनी डालें कि एक सामाजिक समझ की बात जो आपने कही, कि वो एक सामाजिक समझ जो है वो सिनेमा के प्रति अभी भी ठीक नहीं बन पाई है, खासतौर पर लड़कियों के लिए। इसकी मूल वजहें क्या हैं? क्या इसमें कुछ सच्चाई भी है? जो सामाजिक समझ एक बनी है सिनेमा को लेकर, क्या उसमें कुछ ऐसे डार्क एंगल्स भी हैं जिसको लेकर ये समझ बनी है? एक्चुअली डार्क एंगल्स हैं, और ये जो समझ है लोगों की, जो भरोसा नहीं कर पा रहे इंडस्ट्री पर, जो उनको ऐसा लगता है कि गलत काम होता है, ये आई थिंक कहीं ना कहीं डर की वजह से आया है कि अगर उनके घर की बच्चियां बाहर जाएंगी तो कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं कोई कुछ बोल ना दे, कहीं कुछ गलत ना हो जाए। तो आई थिंक ये डर की वजह से हुआ है। और होती भी हैं चीज़ें, ऐसा नहीं है नहीं होती हैं, होती हैं, पर ऐसा नहीं है कि हमें पता नहीं होता है। अगर हम उस इंडस्ट्री में जाने वाले, और ये चीज़ सिर्फ एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से नहीं है, हर जगह है, तो उस चीज़ को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए कि यस ये होती हैं, और हमें उसके नेगेटिव पॉइंट्स, पॉजिटिव पॉइंट्स दोनों पता होने चाहिए। तो हम उन चीज़ों से कैसे बच सकते हैं, ये हमें ध्यान रखना ज़रूरी है। तो आई थिंक ये लोगों की जो सोच है, इसको हम इजीली, मैं भी बोल देती हूँ कई बार कि अरे हाँ लोगों को तो ऐसे ही लगता है कि लड़कियाँ नहीं कर पाएंगी या नहीं करना चाहिए। आई थिंक ये उनका डर है, एक तरह से प्रोटेक्ट करने के लिए। पर हाँ, आपको भी एक भरोसा दिखाना चाहिए कि नहीं तुम कर लोगी, जाओ, कुछ नहीं होगा। तो ये दोनों साइड से कि एक एज अ गर्ल, एज अ वुमन, मुझे भी वो होना चाहिए कॉन्फिडेंस कि मैं संभाल लूँगी चीज़ें, और घर के लोगों को, जो आसपास लोग हैं, उनको भी कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि कर लेंगी। एक सच्चाई ये भी है कि मुंबई जाकर जितने सितारे बनते हैं उससे कई हजार गुना ज़्यादा सितारे टूटते भी हैं। कई दफ़ा लोग बहुत सपने लेकर मुंबई जाते हैं और वहाँ वो सारे सपने धराशायी हो जाते हैं, तो बड़े मायूस हो जाते हैं। कुछ लोग आत्मघाती कदम उठाते हैं। ऐसे लोगों को क्या सीख या समझ आप देनी चाहेंगी कि जो लोग सपने लेकर गए और उनका प्लान फेल हो गया, तो वो क्या करें फिर? इसमें देखिए, मेरा अभी तक का जितना एक्सपीरियंस है, आपका तो बता सकते हैं, प्लान पास होने वाला एक्सपीरियंस है। मान लीजिए किसी को वो मौके नहीं बन रहे, तो वो क्या करेगा फिर? एक तो आपको अपने लिए खुद अपॉर्चुनिटीज़ बनानी है। तो पहले तो आप अगर इस इंडस्ट्री में जा रहे हैं
तो आपको पूरी तैयारी से जाना है और आपको पता है कि इस तरह की चीज़ें होती ही हैं। जैसे लाइफ में डिफिकल्टीज आती हैं तो वो आपके काम में भी आएंगी। एक्टिंग कर रहे हैं, एक्टिंग में भी आएगी, राइटिंग में भी आएगी, डायरेक्शन में भी। तो आपको उन चुनौतियों के लिए तैयार रहना है कि ऐसा हो सकता है। अगर आपको पता होगा तो आप पहले ही उस चीज़ से बच के रखेंगे या प्लान बी लेकर चलेंगे किसी भी तरह से। सो बेसिकली उसका होमवर्क करना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ ऐसा नहीं कि उठकर आप चले गए तो फिर प्रॉब्लम आएगी तो आप ज़रूर घबरा जाएंगे, फिर कुछ भी हो सकता है। तो ये एक चीज़ है। इसके अलावा अगर मैं थोड़ा सा ये और इसको बेहतरी से समझना चाहूँ कि वो जो डार्क पहलू अभी पिछले 1-1.5 वर्ष से 2 वर्ष से जब से सुशांत सिंह का केस हुआ है, तब से बॉलीवुड को एक तरह से बिल्कुल नर्क दिखाया जा रहा है। बाइकॉट्स का ट्रेंड चल रहा है, लोग जो है बॉलीवुड की फिल्में नहीं देखना चाह रहे हैं। और उसकी मूल वजह ये नहीं है कि फिल्में ख़राब हैं, मूल वजह ये है कि लोगों ने कह दिया है कि ये इंडस्ट्री ही ख़राब है, यहाँ नशा है, यहाँ वंशवाद है, यहाँ कास्टिंग काउच है। इनमें कितनी सच्चाई है और ये जो समझ बन रही है इस समय देश की, इस पर लेकर क्या प्रतिक्रिया आपकी? आपने जितने भी पॉइंट्स बताए कि सारे पॉइंट्स सच हैं, लेकिन बात ये है कि इंडस्ट्री के बारे में ये बातें सबको पता है, ये बातें हर जगह हैं, ये सारी चीज़ें हर जगह होती है, लेकिन किसी और इंडस्ट्री के बारे में ये बातें बाहर नहीं आती हैं। तो इस वजह से जिसके बारे में पता हो, जिसका बुरा दिखाई देता है वो बुरा होता है, जिसका बुरा नहीं दिखाई देता है तो नहीं होता बुरा। तो ऐसा नहीं है, बहुत सारे अच्छे लोग हैं, तो सपोर्ट भी किया जाए। गलत पहलू ही क्यों देखना, हम अच्छे पहलू को देख सकते हैं। उससे कितना इवॉल्व कर रहे हैं, कितनी ग्रोथ हो रही है, कितने लोगों की ग्रोथ हो रही है। जैसे मैं एक छोटे से शहर से हूँ, छोटे से मोहल्ले से निकली हूँ, मैं खुद की ग्रोथ को देख सकती हूँ। तो ऐसा नहीं है, हमें पॉजिटिव चीज़ें भी देखनी चाहिए। अच्छा, आप बहुत समय से एक्टिंग को लेकर बहुत फोकस्ड हैं और काम कर रही हैं, बहुत प्रोजेक्ट्स भी आप कर चुकी हैं या कर रही हैं या आने वाले हैं। कुछ अगर हमें नंबर्स के साथ एक्टिंग के बेसिक्स समझने हो, हमारे दर्शकों को, कुछ यंगस्टर्स, क्या बेसिक्स होते हैं एक्टिंग को समझने के, सीखने के? बहुत मुश्किल सवाल है पर यस, एक तो अगर ऑडिशन आपको बनाना है, पहली बेसिक चीज़ जो होती है एक्टिंग करने के लिए वो होता है आपके पास ऑडिशन आएगा। आपको एक ऑडिशन बना के भेजना है जिसके बेसिस पे आपका काम जज होगा, एक इंटरव्यू के तरीके पे कि इंटरव्यू देखा है तो ऐसे ऐसे होगा। तो आपको पहले ध्यान रखना है कि आप जैसे हैं आप वैसे रहें, एकदम नेचुरल रहें, कुछ भी आपको प्रिटेंड नहीं करना है। आपकी भाषा पे कमांड होना चाहिए, चाहे वो हिंदी हो, बुंदेलखंडी हो, इंग्लिश हो या कोई भी भाषा है, उस भाषा पे कमांड होना चाहिए। तीसरा, जो टेक्स्ट दिया गया, जो लाइंस आपको बोलनी है, आपको वो पढ़ लेनी है, आपको वो याद करनी है ताकि आप धड़ल्ले से वो बोल पाओ। उसके बाद आपको उसको समझना है कि वो बात क्यों कही गई है, किस सिचुएशन पे कही गई है। उस बात को समझने के बाद आपको कैमरा ऑन कर दिया जाएगा और आपको बिना कॉन्शियस हुए वो एक्ट करना है, उस सिचुएशन को क्रिएट करना है। तो बेसिक चीज़ें तो मैं यही बोल पाऊँगी कि पढ़ें, उसको याद करें, अपनी लैंग्वेज पर कमांड होना बहुत ज़रूरी है, कॉन्शियस नहीं होना है और आपको प्रिटेंड नहीं करना है। प्रिटेंड नहीं करना मतलब दिखाना नहीं है, दिखाना नहीं, आपका प्रयास नहीं लगना चाहिए अभिनय के साथ कि एक अभिनय में आप प्रयास कर रहे हैं। और वो जितना अंदर से आएगा, जितना वो फील करके करेंगे, उतना ही नेचुरल और उतना ही सच होगा। आखिरी सवाल, जहाँ से आप आती हैं बुंदेलखंड से, हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ वर्षों में बुंदेली भाषा को लेकर भी इंडस्ट्री काफ़ी काम कर रही है। हमारे कई टीवी शोज़ हैं जिसमें बुंदेली कैरेक्टर्स को लेकर आ रहे हैं लोग, बुंदेली भाषा में सीरियल्स लिखे जा रहे हैं। कुछ तो इस तरह से भी देखे गए कि अगर बिहार का पृष्ठभूमि दिखानी है तब भी उसमें बुंदेली भाषा की ही स्क्रिप्टिंग लिखी जा रही है। वो नासमझी की बात है, लेकिन रीजनल लैंग्वेज को लेकर आप क्या संभावनाएं देखती हैं और बुंदेलखंड को लेकर क्या संभावनाएं देखती हैं? एक तो जो ये चीज़ अब होने लगा, ये इतना बड़ा चेंज है कि बहुत अच्छा चेंज है, क्योंकि ग्रोथ के लिए, जैसे अगर हम यूनिवर्स उस लेवल पे देखें, यूनिवर्सल लेवल पे जैसे इंडिया की ग्रोथ हो रही है, अगर हम अलग अलग रीजन्स ग्रोथ करते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। हाँ। तो आई थिंक ये इसकी ग्रोथ होने वाली है, एक एक स्टेप हम ऊपर ही जाने वाले हैं। हम कहानियाँ भी यहाँ की उठाने वाले हैं, हम भाषा भी यही, अब हम कुछ बनावटी तौर पे नहीं रखने वाले हैं कि अगर बुंदेलखंड की कहानी है तो हम भाषा कोई और डालें। तो अब हम उन चीज़ों को, जिसको रियल सिनेमा कहा जा रहा है, रियल सिनेमा, और वो उसको देखने वाले भी एक बड़ा वर्ग बन गया है, क्योंकि अब उतनी अपॉर्चुनिटीज़ आ गई हैं। अब मीडिया इतना है हमारे पास कि हम OTT चैनल है, हम उस पर डिजिटल पे देख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें, तो उतने माध्यम भी हैं और उतना काम भी होने लगा है। तो आई थिंक इसकी ग्रोथ है बहुत अच्छी।
चलिए, तो रूपाली बहुत शुक्रिया आपका हमें वक्त देने के लिए इस इंटरव्यू में, और मुझे उम्मीद है कि बहुत सारी बातें इस इंटरव्यू के ज़रिए हमारे उन नौजवान साथियों के लिए निकल के आएंगी जो कि इस फील्ड में जाना चाहते हैं, जो कि फिल्मों में काम करना चाहते हैं, OTT पर आने वाली वेब सीरीज़ में काम करना चाहते हैं, किसी भी तरह से टीवी शोज़ में जाना चाहते हैं। वो इस इंटरव्यू को कुछ देखेंगे तो कुछ सीखेंगे ज़रूर, और हमें उम्मीद है कि रूपाली फ्यूचर में भी हमारे साथ कभी इसी तरह के शो करेंगी और आपको और आपकी समझ को बेहतर बनाएंगी। इस इंटरव्यू में बहुत शुक्रिया आपका, और आप सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।